नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं। राज्य के तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार कृष्णा जी। अभी जो स्थिति बनी हुई है, 15 महीने सरकार को हो गए और लोग आज भी धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सत्ता में आते ही पहले वर्ष में वो 5 लाख नौकरियां देंगे और वो सत्ता में आए वो दिसंबर के अंत में और कोरोना का पहला केस 31 मार्च में आया। 3 महीने के भीतर अगर इनका विज़न होता कि 5 लाख नौकरियां कैसी देनी है इन्हें पूरे वर्ष में, तो वो दिख जाता। ये विज़न कहीं भी नहीं दिखा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी सिर्फ वोट लेने के लिए ऐसा कह रहे थे और अब तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। उनके मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने कहा कि 5 लाख नौकरियों का तो हमने कभी वादा ही नहीं किया था। तो जिन युवाओं ने इस सरकार को यह सोचकर वोट दिया था कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी, या फिर जिनकी नियुक्ति अंतिम स्टेज पे फंसी हुई थी, उनको इच्छा थी या उनको ये विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आते ही उनकी नियुक्ति को क्लियर करेंगे, लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बाद भी वो ठगा महसूस कर रहे हैं। और अब सड़क पर देखें, आज जैब के अभ्यर्थी हों, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हों, जेटेट पास अभ्यर्थी हों, संविदा कर्मी हों, जितने लोग हैं सारे लोग सड़कों पर है। होमगार्ड के जवान सड़कों पे है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वे ठगे गए। होमगार्ड के जवान ड्यूटी बहिष्कार करके 24 तारीख से यहाँ पुंदाग में पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि पानी नहीं है। हंगामा करते हैं तो पानी आता है, नहीं तो कोई नहीं सुनने वाला है। न प्रशासन सुनती है, न कोई वहाँ पर ऐसा है कि जो सुने, पानी का व्यवस्था करे। वहाँ पर महिलाएँ हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि वो कहाँ जाएंगी, बिना पानी का कुछ होता नहीं है, फिर भी कोई नहीं सुनता है। देखिए, ये सरकार कितनी निष्ठुर है कि प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले को सबसे पहले इन्होंने इतने दूर का रास्ता दिखा दिया जैसे वो इनको दिखे नहीं। विधानसभा जाते हुए आप देख रहे हैं इनका धरना स्थल विधानसभा के रास्ते से कितना दूर इन्होंने कर दिया है। वहाँ बिल्कुल एकांत में ये धरना देते रहते हैं और जो धरना स्थल की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। अब महिलाएँ हैं, इनको पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो इनको इंतज़ाम करना चाहिए था। प्रजातंत्र को ज़िंदा रखने के लिए कम से कम इनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। अफसोस, जिन लोगों ने सब कुछ विश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को वोट दिया था, आज उन्हीं को माननीय मुख्यमंत्री जी धोखा देते दिख रहे हैं। आज तो वही वह कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं, यहीं के लोग, आदिवासी और मूलवासी, कि अपना राज्य उनसे संभलता नहीं है। असम और बंगाल में प्रचार करने जाते हैं। देखिए, बहुत ही जोश के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री सहित बड़े नेताओं का एक दल पश्चिम बंगाल कैंप किया था 15 दिन। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब हेमंत सोरेन वहाँ पे गए थे प्रचार करने के लिए, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको झिड़की लगाई थी और कहा था कि आपसे झारखंड नहीं संभाल रहा और आप बंगाल संभालने आ गए। वो झिड़की का इतना असर हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उम्मीदवार ही नहीं दिया और ममता बनर्जी ने तो इनसे समर्थन भी नहीं मांगा था। वो कहते हैं ना, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिना समर्थन मांगे ही माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी सभाओं में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो सभाओं में शामिल होकर जो कम्युनिस्ट का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसे बता रहे हैं प्रजातंत्र के लिए खतरा। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रजातंत्र के खतरा वाले लोगों के साथ उनकी सरकार झारखंड में चल रही है और यही बंगाल में खतरा हो जाता है। कि आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी के डर से ही अपना उम्मीदवार नहीं दिए। अब जाहिर बात है, इन्होंने घोषणा की थी कि 40 से ज़्यादा सीटों पर हम उम्मीदवार देंगे, 50 तक सीटों पर लड़ने की बात थी। 6% ट्राइबल वोट को इन्होंने गिराया था पश्चिम बंगाल में। जंगल महल से लेकर बहुत सारे इलाके बताए थे जिसमें 34% तक ट्राइबल वोट था और कहा था कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं 15 सीटों पर। लेकिन ममता बनर्जी की एक डांट ने पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बोरिया बिस्तर समेट दिया पश्चिम बंगाल से। तो आप समझ सकते हैं कि इनको एक्चुअली असलियत भी अपनी पता चल गई थी कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ पे और पश्चिम बंगाल में ये मुँह की खाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने पाँव वापस खींच लिए। विपक्ष उन युवाओं के लिए क्या कर रहा है? देखिए, हम लोगों ने विधानसभा में लगातार इन युवाओं की बात करें, अगर आप पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की बात करें, होमगार्ड के जवानों की बात करें, पुलिस के सेकंड लिस्ट की प्रतीक्षा करें जवानों की बात करें, या जो स्पेशल ब्रांच के लोग थे जिनकी नियुक्ति नहीं हुई उनकी बात करें, हमारे विधायकों ने बराबर इनके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई है। सदन को चलने तक नहीं दिया है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया है, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है, सदन के बाहर धरना दिया है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल कान में रुई डालकर बैठी हुई है। इन्हें इन युवाओं से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने वोट तो दे दिया। बजट सत्र में आरक्षण का भी मुद्दा उठा था।
देखिए, हमने तो हमेशा कहा है, हमारी सरकार के समय क्या हुआ था कि बहुत ज़िलों में पिछड़ों का आरक्षण जो था वो 0 तक था। तो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे शुरू किया था और जो भी पिछड़े थे या जो भी वर्ग थे उनको उनका हक मिलता। लेकिन इसी बीच नई सरकार आ गई। ये सरकार अपने सारे वायदों से पीछे हटी। इन्होंने पिछड़ों को भी आरक्षण देने की बात की थी, वकालत की थी, इसका प्रस्ताव भी इन्होंने नहीं भेजा। अभी वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार कह रही है कि 5 साल इन्होंने काम नहीं किया और आज हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। इनके गठबंधन को मिले थे 52 लाख वोट, हमारे भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख वोट मिले थे, आजसू को 7.5 लाख वोट मिला था। तो हमारा सिर्फ अलायंस नहीं था, जिसके कारण सिर्फ 2 लाख वोट के फासले से पीछे होने के कारण हम सत्ता से बेदखल हो गए। तो भाई जनता ने तो इन पर विश्वास किया कि ये 5 लाख नौकरियां देंगे, पूरा 2 लाख तक का ऋण माफ़ करेंगे। ऋण माफ़ी की बात करिए ना, 1000 करोड़ ये सरकार सरेंडर करने जा रही है, शायद उससे भी ज़्यादा राशि। ये क्रिमिनल एक्ट है। आप कृषि लोन माफ़ी की राशि को अगर सरेंडर करने जा रहे हैं और अभी तक किसानों की सूची आप तक नहीं पहुंची है, इनको बताना चाहिए कि अभी तक कितने किसानों का इन्होंने ऋण माफ़ किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि महाजनी व्यवस्था के तहत भी जिन लोगों ने लोन लिया है, जो बैंकों से लोन नहीं है, हम उनके लिए भी कड़े कदम उठाएंगे, उनके भी लोन माफ़ी की योजना बनाएंगे। कुछ नहीं हुआ अभी तक, ये सिर्फ वोट लेने का खेला था। मधुपुर उपचुनाव है और कांग्रेस कह रही है कि जब हमारा काम ही नहीं, हम काम नहीं किए होते तो हम 2 उपचुनाव नहीं जीतते, तीसरा भी जीतेंगे। देखिए, दोनों उपचुनाव के अगर आप परिणाम को स्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से देखें तो दोनों जगह इनके वोट परसेंटेज में बहुत गिरावट आई है। और 6-7 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद आप दुमका और बेरमो की सीटों को देख लें तो हमने ये फासला जो है बहुत कम किया। इनको जितने वोट मिले थे उसमें भी बहुत गिरावट आई। तो जाहिर तौर पर ठीक है, ये दोनों चुनाव जीत गए, लेकिन जो वोट का, जनता का विश्वास है, साफ दिखा इन दोनों चुनावों में कि इनके प्रति कम होता दिख रहा है। मधुपुर मुझे लगता है इनके जो ताबूत है उसका अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि हमारे उम्मीदवार जो वहाँ पे हैं उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार भी है और भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक भी, और दोनों का कॉम्बिनेशन इस सरकार के अंत की शुरुआत वहीं से करेगा। क्या आंसू साथ है? बिल्कुल। देखिए, आजसू के एनडीए गठबंधन में लौटने के बाद हम बहुत मजबूत हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आजसू ने बेरमो में, जहाँ भी उसे अच्छे वोट मिले थे, और दुमका में, दोनों जगह हमारा साथ दिया था, अब इस सरकार के खिलाफ जनता के वोटों के बिखराव को रोकने के लिए हमारा साथ देगी। क्या जाएगी आजसू प्रचार प्रसार करने जाएगी आप लोगों के पक्ष में? हम तो हमेशा आग्रह करेंगे। बहरहाल ये हमारा केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व आजसू के श्रेष्ठ नेतृत्व के साथ बैठकर तय करेगा कि कब किसकी कैसी उपयोगिता है। और हम फिर से दोहराते हैं कि आजसू के आने से हमारा एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि 7.5 लाख वोट आजसू का था, 50 लाख हमारा था, 57.5 लाख वोट दोनों का मिलाकर हो रहा था, और ये सिर्फ 52 लाख वोट लाकर सत्ता में है। आज किसान के समर्थन में वाम मोर्चा द्वारा पूरा भारत बंद बुलाया गया है। किसान है, लगता है कि देखिए, पूरे तरीके से देश में ये बंद बेअसर रहा। 130 करोड़ की आबादी है इस देश में, जिसमें बहुसंख्यक किसान हैं, और झारखंड में भी आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं, करोड़ों की संख्या में किसान हैं, लेकिन कुछ ही सैकड़ों लोग बस सड़कों पे उतरे झारखंड में। देश की बात करें तो 1 लाख की संख्या भी नहीं थी जो लोग सड़कों पे उतरे। तो कुल मिलाकर ये 1.5 राज्यों का किसान आंदोलन है, और हमारी केंद्र सरकार तो लगातार वार्ता कर रही थी कि किसानों के साथ, और एमएसपी तमाम चीज़ों को लिखित रूप से आश्वासन देने को भी तैयार थी। लेकिन कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं, कौन से ऐसे बड़े दल हैं जो नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव तक किसानों की जो मुद्दे हैं वो सुलझे, इसलिए वो उन्हें उलझा कर रखना चाह रहे हैं। और किसानों को भी किसी का प्यादा नहीं बनना चाहिए। अब वह पश्चिम बंगाल में किसान के नेता जाते हैं, एक वर्ग जाता है और कहता है भाजपा को वोट नहीं दे, तो कहीं ना कहीं आप विपक्षी दलों के हाथ में खेल रहे हैं। किसान किसान है, देश का अन्नदाता है। और सबसे गंभीर बात कृष्णा जी, कि आज माओवादियों ने इस बंद का समर्थन दिया, लेकिन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं ने एक बार भी नहीं कहा कि जिन माओवादियों के कारण सैकड़ों हज़ारों सुरक्षा बलों की शहादत हुई, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, हमें उनका समर्थन स्वीकार्य नहीं। सब लोगों ने चुप्पी साध ली है। ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है कि माओवादियों के बंद को इन्होंने मौन सहमति एक तरीके से दे दी है, जिनके कारण पूरे देश में अव्यवस्था फैली हुई है। चलिए, एक आखिरी सवाल है। पारा शिक्षक का कहा गया था कि 3 महीने में हम उनका वेतनमान करेंगे, नियमित उनको करेंगे, मगर हुआ नहीं कुछ ऐसा।
वो कह रहे हैं कि जहाँ पर रघुवर सरकार हमको छोड़ी थी हम आज भी वहीं पर है, सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। शायद रघुवर सरकार के कार्यकाल में ये जिस स्टेज पे थे उससे भी पीछे चल गए। हमारे समय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी थी जो इनके तमाम, और फिनेंस सचिव की अध्यक्षता में कमेटी थी जो इनकी तमाम बातों पर गौर कर रही थी। देखिए 10 जून को जो मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे उनकी अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। उसमें कहा था कि टेट पास जो पारा शिक्षक है, ये 10 जून की मैं बात कर रहा हूँ, टेट पास पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होगी और बाकी जितने पारा शिक्षक हैं उनको सीमित परीक्षा में जाना पड़ेगा। और आप याद कीजिए कि इन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में किसी तरीके की परीक्षा की बात नहीं की थी, लेकिन हम 10 जून के रिकमेंडेशन को भी मान लें तो उसी दिन उस कमेटी का कार्य खत्म हो गया। 10 जून के बाद आज लगभग 9 महीने का समय खत्म हो गया। वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ धूल फाक रही है, सरकार ने उसे क्यों लागू नहीं किया? ये कमेटी जो पारा शिक्षकों की समस्याओं का निदान करने के लिए बनी थी। तो जाहिर तौर पर सरकार पूरे चीज़ों पर लीपापोती कर रही है और इसे किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो धन्यवाद। आज हमारे साथ ये थे प्रतुल सहदेव, और जो कि अब यही देखना होगा कि सरकार कब पारा शिक्षकों के बारे में सोचती है या फिर जो भी होम गार्ड जवान है या जितने भी युवा है कब उनको रोजगार देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।